हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हमारी ये मैराथन क्लास है, इसकी आपकी 2-3 पार्ट में आएगा क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे क्लास 6, 7, 8 जो है स्पेशली। लेकिन ये जो हमारी मैराथन है ये 6, 7, 8 की भी आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, यानी 7, 8 की। आज की हमारी क्लास 6 की मैराथन है पार्ट 1। ओके, और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए एमपीटेट वर्ग 2 या फिर 1 हो, सीटेट हो, या जितने भी ऑल टीचिंग एग्जाम है जहाँ भी एनसीईआरटी क्लास 6 की आती है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे कवर करा लिया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहले चैप्टर 1, ये हमारी पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी है। सबसे पहले हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 को कवर करेंगे टू द पॉइंट। आपको बुक की कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, पूरा का पूरा ये कवर करेगा आपका। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 6 का मैराथन सेशन है, इसमें हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार। विज्ञान क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराया गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी भी करा दी जाएगी, ये न्यू वाली है क्योंकि ये सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहले जानते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान ज्ञान और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित तरीका है। विज्ञान क्या है, आपके एनसीईआरटी में बताया गया कि ज्ञान और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित तरीका है। यह हमें अपने चारों तरफ की दुनिया को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी जो विज्ञान है हमें चारों तरफ की दुनिया को समझने में क्या करता है, मदद करता है। विज्ञान हमें प्रश्न पूछते हैं और अवलोकन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अवलोकन यानी ऑब्जर्व किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है और परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाए कि मौसम ऐसा है, बारिश होने वाली है, जो भी है, ठीक है, या तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, तो ये पूर्वानुमान लगाना। मोबाइल का उपयोग करना, खाना पकाना, ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब कुछ आपके विज्ञान पर ही डिपेंड है क्योंकि ज्ञान और प्रक्रियाओं का क्या है, व्यवस्थित तरीका है। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 कहता है। सबसे पहले अब विज्ञान के महत्व को देखें। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन नोट्स है, ये प्रोवाइड किए गए हैं। विज्ञान के महत्व को अगर हम लोग देखें तो विज्ञान को आसान बनाना किसका काम है, यानी क्या क्या चीज़ें हम जो विज्ञान के द्वारा हमें आसानी से बिजली प्रोवाइड हो जाना, मोबाइल जो है मिल जाना आसानी से, परिवहन का इस्तेमाल करना, ये सब क्या है, ये विज्ञान का महत्व जो हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाता है। समस्याओं का समाधान करना, समस्याएं जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करता है। बीमारियों का इलाज करता है, ये सब कौन करता है, विज्ञान करता है। और इससे हमें काफ़ी सुविधा मिली है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, विज्ञान हमें यहाँ तक लेके नहीं आता, तो आज भी हम लोग पुराना जीवन ही व्यतीत कर रहे होते। नई नई खोजों और तकनीकी का विकास करना, शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, विज्ञान का जिज्ञासा बढ़ाना, सोच विकास विकसित करना, ये सभी क्या है, आपके विज्ञान के महत्व जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, जीवन को आसान बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है, नई खोज और तकनीकी में सहायता करता है, और शिक्षा में इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, भूमिका होती है। ओके, तो ये आपका विज्ञान का महत्व है। विज्ञान की अब प्रक्रिया की बात किया जाए, विज्ञान की प्रक्रिया, सबसे पहले देखिए विज्ञान की प्रक्रिया में सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में साइंटिफिक मेथड दिया हुआ है विज्ञान की प्रक्रिया में। और वो साइंटिफिक मेथड क्या है, सबसे पहला होता है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली विज्ञान की प्रक्रिया साइंटिफिक मेथड है आपकी कौन सी, अवलोकन करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, ऑब्जर्व करना। यानी जैसे कोई घटना हुई या फिर कोई वस्तु हुई तो वस्तु को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अवलोकन मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ये पहला साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, विज्ञान भी कोई भी खोज करता है या कोई भी टेक्निक लाता है, सबसे पहले क्या करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना। जैसे पत्ते का रंग बदलना, तो हम लोग देखेंगे ना कि पत्ता अभी ग्रीन कलर का है, फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा तो येलो हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। ये आपकी साइंस की पैडागॉजी में काफ़ी सहायता करेगा ये वर्ड।
सेकंड है प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो दूसरा जो स्टेप माना जाता है विज्ञान का, प्रश्न पूछना, पत्ते का रंग क्यों बदलता है। ठीक है, तो पहला हो गया ऑब्जर्व करना, दूसरा हो गया क्वेश्चन पूछना, और थर्ड है अनुमान लगाना कि भाई ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। ये सारे प्रोसेस है किसकी, विज्ञान की, कि सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद थर्ड मेथड है कि अनुमान लगाएंगे, जिसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। अनुमान लगाना मतलब कि ऐसा संभावना बन सकती है या संभावित उत्तर का अनुमान लगाना ही हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे एग्जांपल, शायद मौसम के बदलाव से पत्ते का रंग जो है चेंज हुआ है, तो ये अनुमान लगाया। तो तीसरी मेथड क्या हो गई, अनुमान लगाना। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस। फिर स्टेप 4 में आपका परीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट, यानी स्टेप 4 क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट करना, परीक्षण करना। एक्सपेरिमेंट यानी अनुमान को जांचना कि भाई जो हमने अनुमान लगाया कि मौसम के कारण पत्ते का रंग चेंज हुआ है, तो हो सकता हो कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो अनुमान लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, जांचेंगे, तो उसका परीक्षण करेंगे। जैसे अलग अलग मौसम में पत्ते का रंग देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। और लास्ट में निष्कर्ष में पहुंचता है हमारा क्या, विज्ञान। लास्ट क्या होता है, परिणाम और निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी एनालिसिस और कॉन्सेप्ट, निष्कर्ष निकालना। सर्दियों में पत्ते का रंग बदलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर कोई भी प्रोसेस है, कोई भी टेक्निक हो रही है विज्ञान से रिलेटेड, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगा। सेकंड आपका सेकंड प्रक्रिया क्या होगी, प्रश्न पूछना। थर्ड होगा अनुमान लगाना। फोर्थ होगा परीक्षण करना। ठीक है, और लास्ट होगा परिणाम और निष्कर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। 5 प्रोसेस से गुजरता है, ऑब्जर्व, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, टेस्ट और फिर रिजल्ट। ओके, चलिए अब विज्ञान और रोजमर्रा का जीवन में क्या असर पड़ता है इनको देखते हैं। मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है विज्ञान और रोजमर्रा का जीवन। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में। जैसे खाना पकाना, ये कैसे परिवर्तन हो रहा है। खाना पकाना, जब हम कोई भी चीज़ को प्रोसेस करते हैं यानी पकाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो खाना पकाना कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये क्या है, तकनीकी विकास है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक तरीके से विज्ञान ही है। खाना भी पक रहा है तो वो भी विज्ञान है, रासायनिक परिवर्तन। मोबाइल, टीवी, रेडियो का इस्तेमाल कर रही है, तकनीकी विकास है, टेक्नोलॉजी का विकास है। मौसम का पूर्वानुमान का पता चल रहा है, ये पर्यावरण विज्ञान है, लेकिन है तो विज्ञान ही। ठीक है ना। स्वास्थ्य और दवा हमारे जीवन रक्षा के लिए, हमारे जीवन रक्षा में सहायता करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है। तो विज्ञान हर क्षेत्र में जो है प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब विज्ञान सीखने की विशेषताओं की बात करें, क्या क्या विशेषताएं आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विज्ञान सीखने की विशेषताओं की अगर बात करें तो जिज्ञासा पर आधारित, ये इनकी विशेषताओं को हम लोग देखें तो सबसे पहला क्या है, जिज्ञासा पर आधारित। यानी किसी भी चीज़ के अंदर एक जिज्ञासु, विज्ञान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो चीज़ है, जैसे पत्ते का रंग येलो है तो क्यों है, कैसे है, किस लिए है, क्या कारण है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी विशेषता मानी गई है व्यवस्थित अध्ययन, एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा उसका, प्रमाण पर आधारित, एविडेंस मांगता है विज्ञान। ऐसे ही नहीं हवा हवाई में बात नहीं करेगा, उसको कोई किसी ना किसी प्रकार से उसको एविडेंस चाहिए। फिर सत्यापन योग कि हाँ ये जो एविडेंस है ये प्रूफ करता है इस चीज़ के लिए, तो सत्यापन योग। फिर सतत विकासशील यानी इवॉल्विंग नेचर, सतत विकासशील यानी एक प्रोसेस होगी जिसको ये बताएगा कि हाँ ये चीज़ें प्रमाणित है और धीरे धीरे सतत तरीके से इसका विकास संभव है। तो ये 5 विशेषताएं बताई गई है, जिज्ञासा पर आधारित, व्यवस्थित अध्ययन, प्रमाण पर आधारित, सत्यापन योग और सतत विकासशील। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और उदाहरण और गतिविधियों को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कौन कौन से उदाहरण और गतिविधियां दी गई हैं। सबसे पहले बात करें पानी में चीनी और नमक का घोल, ये क्या क्या एक्टिविटी है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व किया गया कि जैसे हम लोग एक गिलास पानी में वहाँ पे पानी डालते हैं, फिर इस पे चीनी और नमक डालते हैं, तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों एक साथ जो है मिश्रित हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व करना।
ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी, अलग अलग सतहों पर पानी की बूंदें गिराना। सरफेस स्टेंस, जैसे मान ले कोई सतह है उस पर हम पानी की बूंदों को गिरा रहे हैं, तो वो जो है अलग अलग सतहों पर पानी की बूंदें जो है गिरा रहे हैं, सरफेस टेंशन कहलाएगा। ये एक्टिविटी जो है हम लोग करा सकते हैं। फिर थर्ड है रंग बदलने की पत्ती को ऑब्जर्व करना। तो ये जो है इस तरीके से आपके पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते कि ये तरीके हो सकते हैं, ये पेडागोजी से रिलेटेड है, साइंस पेडागोजी, कि इस तरीके से कि पानी में नमक और चीनी के घोल को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, पानी को हम लोग बूंदों पर मतलब फर्श पर बूंदों के रूप में गिरा सकते हैं, रंग पत्तियों के रंग बदलना की प्रक्रिया को बता सकते हैं, ऑब्जर्व करवाना। तो ये जो है इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं जो कि आपके चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर 2 में है। ठीक है, चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ें दी गई हैं, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मेन चीज़ें थे हमने आपको बता दिया। बात करें की पॉइंट्स की, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं चैप्टर 1 में। साइंस है क्या? साइंस आपको ज्ञान और प्रक्रिया दोनों को मिला करके साइंस बनाया गया। साइंस मेथड आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रोसेस होता है क्या? ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसका अवलोकन करना, फिर क्वेश्चन करना उस पर क्यों कैसे है, फिर उसका हाइपोथेसिस जानना, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है? हाइपोथेसिस। 4 है एक्सपेरिमेंट, उस पर प्रयोग करना, और लास्ट में कंक्लूजन में जाना। ये प्रोसेस होती है, खासकर पेडागोजी में पूछा जाता है। ठीक है, कितने प्रोसेस है? 5 प्रोसेस है साइंस की। कौन कौन सी साइंटिफिक मेथड है ये? ऑब्जर्व करना, फिर क्वेश्चन करना, फिर हाइपोथेसिस, ठीक है ना, उसका अवलोकन करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना यानी प्रयोग करना, और लास्ट में क्या करना? कंक्लूजन। ठीक है, और फिर डेली लाइफ के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी चैप्टर 1 में दिए गए हैं, जैसे आपका फूड हो गया, मोबाइल हो गया, मेडिसिन हो गया, वेदर हो गया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं कि साइंस के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एविडेंस बेस होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। फिर वेरीफिएबल होना चाहिए, इन्वॉल्विंग होना चाहिए, तब जाकर के ये विशेषताएं बनती है। यहाँ पे हमने बताया ना करेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए, जिज्ञासा होनी चाहिए साइंस के अंदर, फिर उसको सिस्टमेटिक करता है यानी कि व्यवस्थित करेगा, फिर प्रमाण पर आधारित एविडेंस बेस चीज़ों करेगा, सत्यापन योग्य बनाएगा, फिर सतत विकास, इन्वॉल्विंग नेचर की बात करेगा। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि विज्ञान क्या है इसको बताइए, ठीक है, या फिर उदाहरण किसी भी प्रकार का जो है ये दे सकता है। विज्ञान के महत्व की से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये साइंटिफिक मेथड बताया गया है। जो 5 स्टेप को याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये आपके 5 जो साइंटिफिक मेथड दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज द क्वेश्चन, और थर्ड इज द हाइपोथेसिस, और फोर्थ इज अ एक्सपेरिमेंट, और फिफ्थ इज अ रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 में इतनी ही चीज़ें थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, विज्ञान कैसे काम करता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चों को कैसे एक्सपेरिमेंट कराया जाए, विज्ञान की विशेषताओं से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जर्व और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसके अंतर क्या है, ऑब्जर्व और हाइपोथेसिस। ठीक है, ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना या वस्तु को देखना। जब हम ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ? किसी भी घटना या वस्तु को देखना। और हाइपोथेसिस का उसका अनुमान लगाना। ये दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जर्व का मतलब उस पर अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, संभावना बन सकती है। डिफरेंस आपको याद रखना है। तो ये आपके बस चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 की तरफ। ठीक है, तो आपको पूरी अब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने आपको बता दिया, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसका शॉर्ट नोट है। ओके, अगर आप कहेंगे तो हम पुराने एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का भी डाल देंगे। तो ये आपके पहले चैप्टर में ये था। अब लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चलिए, हम लोग चलते हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में क्या है? आपके भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक यानी फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है हमारा दिया हुआ है चैप्टर 2 में। अभी हम लोग चैप्टर 2 को कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं पूरा शॉर्ट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा चैप्टर 2 हमने कवर कराया हुआ है। चलिए स्टार्ट किया जाए।
सबसे पहले देखेंगे कि ये अध्याय का परिचय कि ये है क्या। ठीक है, ये एक्चुअल में ना जब आप ओल्ड एनसीईआरटी उठाएंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में ही ये पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है, भोजन के घटक। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर के विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। आपकी एनसीईआरटी कहता है कि ये सिर्फ भोजन जो है हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, कौन कौन से भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारे ही न्यूट्रिशंस को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, लवण, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या काम करता है, क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ऊर्जा देना। ये वर्ड रट लीजिएगा, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और किस में कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है, इसको तो एकदम से रट लीजिए, लिख लीजिए। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं चल रहे हैं तो आप ये जो पूरा पीडीएफ है आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बट पूरा आप एक साथ ले सकते हैं, बट इसकी कुछ मिनिमम प्राइस रहेगी। तो अगर आपको चाहिए तो बहुत ही मिनिमम रहेगी, एक चॉकलेट या फिर इस तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। स्रोत क्या है, चावल है, गेहूं है, आलू है, मक्का है और दाल है। यानी इसका जो स्रोत है आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया और दालें हो गए। ये सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कहाँ, चावल, गेहूं, आलू, मक्का और दालें। ओके, ये आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ होता है, तो गेहूं, आलू, मक्का, दाल में कार्बोहाइड्रेट, और इसका मुख्य काम क्या होता है, शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करना, ऊर्जा प्रोवाइड करना। अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य काम होता है हमारे शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत करना। हमारे शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की क्या करना, मरम्मत करना। ये प्रोटीन का काम होता है। किसमें प्रोटीन पाया जाता है, दूध में, दाल में, मांस में, अंडा, पनीर, सोयाबीन। सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा दाल में और आपको सोयाबीन में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है ना, और दालों में देखा जाए तो आपको जैसे कौन कौन सी दालें आ जाती हैं आपकी, राजमा हो गया, तुअर दाल, मूंग, चना, जितनी भी दालें हैं सभी में अप्रॉक्स जो है आपका पाया जाता है क्या, प्रोटीन। ओके, अब हम बात करें फैट। ठीक है, फैट यानी वसा जिसको हम कहेंगे। तो ये क्या काम करता है, ऊर्जा का उच्च स्रोत होता है, शरीर को आवश्यक ऊर्जा ये प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है आपका फैट, तो घी, तेल, मक्खन और नट्स जो आप लोग खाते हैं ना, वहाँ से आपको मिलता है क्या, फैट। ओके, तो ऊर्जा का उच्च स्रोत, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, और घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, नट्स हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। अब बात करें विटामिन्स की बात किया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन जिस प्रकार से आपको ये याद रखना है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। फैट क्या है, ऊर्जा का उच्च स्रोत है, ये बहुत हाई एनर्जी देता है फैट, इसलिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा ये प्रोवाइड करता है फैट। विटामिन का क्या काम होता है, विटामिन का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, कौन, विटामिन। उदाहरण की बात की जाए, विटामिन कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, एक विटामिन के भी होता है। तो विटामिन्स, और ये पूरा डिटेल हम लोग एक अलग से विटामिन चैप्टर देखेंगे, वहाँ भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत डीप में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो विटामिन ए, बी, सी, डी इत्यादि ये सारे विटामिन्स होते हैं जो कि इसका मेन काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
अब बात करें खनिज लवण। खनिज लवण यानी मिनरल्स क्या काम करते हैं? शरीर के कार्य और हड्डी दांतों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या काम करते हैं? हमारे खनिज लवण के रूप में हमारे शरीर के कार्य और हड्डी दांतों के लिए काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं। ओके, अब बात करें वाटर यानी पानी। पानी का क्या काम होता है? पानी भी एक हमारे स्रोत में ही आता है, हमारे बॉडी के मिनरल्स में आता है। ये हमारे पाचन में, रक्त संचार और ताप नियंत्रण में मदद करता है। ये 3 वर्ड रट लीजिए, पाचन में सहायता करता है वाटर, रक्त संचार में सहायता करता है और हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन सा? वाटर। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 चीज़ों को देखा जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, खनिज और वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं संतुलित आहार, जिसको कहेंगे क्या? बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट। सभी पोषक तत्व को उचित मात्रा में लेने पर शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है। सभी पोषक तत्व को उचित मात्रा में लेने पर शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। मतलब सभी चीज़ों को लेना, हमारे न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर सब कुछ होना चाहिए, तो वो कंप्लीट बैलेंस कहलाएगा। संतुलित आहार क्या काम करता है? संतुलित आहार से शरीर का विकास, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यानी संतुलित आहार से हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। पोषक तत्व की कमी से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 रोग बताए गए हैं। जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको रिकेट्स की समस्या हो सकती है। क्या हो सकता है? रिकेट्स की समस्या हो सकती है। विटामिन डी आपको फिर कहाँ से मिलेगा? तो आप धूप लीजिए बहुत सारा, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत है। और इसके अलावा जैसे आप एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, तो ये भी विटामिन डी के स्रोत माने जाते हैं। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी जैसे खट्टी चीज़ें जो हो गई, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद, मिर्च, नींबू, ये सभी हो गया, तो ये विटामिन सी की, तो ये दोनों याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब पोषक तत्वों के कार्य की देखें कि पोषक तत्व के क्या क्या कार्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। पोषक तत्व के क्या क्या मुख्य कार्य हो सकते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या काम करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिससे क्या काम? इधर पोषक तत्व है और इधर आपके मुख्य कार्य दिए हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम वृद्धि और मरम्मत, हमारी बॉडी में वृद्धि के लिए और हमारे मसल्स के मरम्मत के लिए प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वसा का काम क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वसा भी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। विटामिन का काम होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, कि हमारे किसी प्रकार से अगर बीमारी हो जाए तो वीकनेस ना लगे। मिनरल्स यानी वाटर का काम क्या होता है? मिनरल्स यानी उसके अलावा भी पानी का काम तो होता है पाचन और ताप नियंत्रण में, और फिर मिनरल्स यानी खनिज, जो भी चीज़ें हम और लेते हैं, ठीक है, तो उसको हमारे शरीर के कार्य का संतुलन करना मिनरल्स का कार्य होता है। ये हमारे पोषक तत्व और उसके कार्य हो गए जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब कुछ भोजन में पोषक तत्व की पहचान करेंगे, डिक्टेशन टेस्ट, जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें मंड की जांच। कैसे पता करेंगे कि ये पोषक तत्व में ये चीज़ें मौजूद है? आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। स्टार्च की जांच का पता लगाएं। ठीक है, यानी कि स्टार्च का कैसे पता लगाएंगे हम लोग? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन की कुछ बूंदे भोजन में डालेंगे। ठीक है, आयोडीन की कुछ बूंदे जो है भोजन में डालेंगे, किसमें? जिसमें स्टार्च हो। यदि रंग नीला या काला हो जाए तो मंड मौजूद है। मतलब अगर आप कोई भी स्टार्च वाला भोजन लिए हैं और उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाए। कौन सा कलर? या तो नीला या फिर काला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन टेस्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोडीन आप डालेंगे स्टार्च
वाले भोजन में, तो कलर क्या होगा, या तो ब्लू या तो ब्लैक, भी याद रखिएगा। यानी उस अगर कलर इसके अलावा दूसरा कुछ होता है या फिर कलर चेंज नहीं होता, तो इसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। आपके भोजन में अगर मान लीजिए उसका कलर नीला या काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ डायरेक्टली, उदाहरण देखिए, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, चावल और आलू में क्या देखने को मिलेगा आपको, चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। दाल, अंडा, दूध में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। घी और तेल में आपका वसा देखने को मिलेगा। हरी सब्जियां और फल जो है उसमें विटामिन देखने को मिलेंगे। दूध और पनीर जो है आपका कैल्शियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चावल आलू में कार्बोहाइड्रेट, दाल अंडा दूध में प्रोटीन, घी और तेल में वसा, हरी सब्जी फल में विटामिन, दूध और पनीर में क्या, कैल्शियम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखना है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, शरीर को ऊर्जा पोषण देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके एनसीईआरटी में बताई गई है, ये आपको याद रखना है। भोजन केवल पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि क्या काम करता है, शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है, ठीक है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जो है मौजूद होने चाहिए। पोषक तत्व के कार्य स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है, जो कि टीचिंग एग्जाम में रोजमर्रा के उदाहरण देने से उत्तर बेहतर भी बन सकते हैं अगर आप अपने डेली यूजेस वाले एग्जाम्पल दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके इस चैप्टर से जो आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपको हम बता दें। भोजन के किस किस पोषक तत्व की आवश्यकता आपके शरीर को होती है तो आपको बताना है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, ये सभी चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट, उदाहरण भी आपको बताना होगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कार्य बताने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन का काम क्या होता है, वृद्धि में सहायता करता है और मरम्मत, शरीर की मरम्मत का काम करता है। फिर मंड की जांच कैसे की जाती है, मंड की जांच हमने बताया ना, आप स्टार्च की जांच कैसे करेंगे, भोजन में कम से कम क्या डालेंगे, आयोडीन, ठीक है। तो कलर चेंज होगा, कौन सा कलर, काला या फिर ब्लू हो जाएगा। पानी का शरीर में क्या कार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और पाचन में सहायता करता है। अब ये जो है मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट की हुई है कि अगर आप जो है बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका चैप्टर 2 हो गया, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है आपकी नई वाली एनसीईआरटी में, इतना इनफ है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। आप लोग ये मैराथन क्लास देख रहे हैं तो हमारा चैप्टर 3 भी अभी कवर कराया जाएगा। तो अब हम लोग जो है चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं आपकी एनसीईआरटी का। ये पूरा शॉर्ट नोट है, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम टू द पॉइंट हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा चैप्टर 3 का है, आगे हम लोग चलते हैं इस सेशन में। तंतुओं से वस्त्र तक यानी फाइबर टू फैब्रिक, ये पूरा न्यू एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, आपको याद रखना है। तंतुओं से वस्त्र तक यानी फाइबर टू फैब्रिक, जो मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2, 3 और सीटेट सभी परीक्षा के लिए काफ़ी सहायता करने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं वस्त्र क्या होता है, यानी क्लॉथ्स क्या होते हैं। क्लॉथ्स समझते हैं इसको। मानव शरीर को ढकने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं वस्त्र कहलाती है। मतलब मानव शरीर को ढकने के लिए और उपयोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वस्त्र कहलाती हैं, ठीक है। जो भी हम लोग अपने मानव शरीर में इस्तेमाल करते हैं तो वस्त्रों का, क्लॉथ्स का, वो कहलाएंगे वस्त्र। वस्त्र हमें ठंडी, गर्मी, वर्षा, धूल, कीट पतंगों से क्या करते हैं, हम बचाते हैं, ओके। वस्त्र शरीर को सुंदर बनाने में भी सहायता करते हैं। वस्त्र क्या करते हैं, हमारे शरीर को सुंदर बनाते हैं, ओके। आगे बात करें, प्रारंभिक मानव और वस्त्र कैसे आया, मानव कैसे इस्तेमाल करते थे। आपके एनसीईआरटी में बताया गया कि प्रारंभिक मानव पेड़ की छाल, पशुओं की खाल और पत्तियों से शरीर ढकते थे। समय के साथ मानव ने कताई और बुनाई भी सीख ली थी। प्रारंभिक
मानव पेड़ की छाल, पशुओं की खाल और पत्तों से शरीर क्या करते थे, ये ढकते थे। और समय के साथ मानव ने कटाई और बुनाई सीख ली थी। ऐसा था स्टार्टिंग से ही। तंतु क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तंतु क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। फाइबर बहुत पतले धागे जैसे पदार्थ को तंतु कहते हैं, यानी बहुत पतला धागा होता है वो तंतु कहलाता है। तंतु से सूत यार्न बनता है। तंतु से क्या बनता है, सूत या फिर यार्न बनता है। सूत से वस्त्र यानी फैब्रिक बनते हैं। जैसे कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, तंतु बहुत पतले धागे जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। उसके साथ जो है तंतु से सूत यार्न बनता है और सूत से वस्त्र बनते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है फाइबर कहलाते हैं। प्रोसेस समझ में आई। सबसे पहले तंतु बनेगा जो पतला धागा होगा, फिर उससे सूत तैयार होगा, फिर उससे सूत से क्या बनेगा, फैब्रिक यानी वस्त्र बनता है। ये क्रम आपको याद रखना है। तंतुओं के प्रकार की बात की जाए, देयर आर 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु जो नेचुरली अभी मिलते हैं हमको, हम लोग नीचे देखेंगे, और दूसरा एक आर्टिफिशियल होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल तंतु कहेंगे। जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है। प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, समझते हैं इसको। जो तंतु प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु। जो नेचुरली हमें मिलते हैं उसको प्राकृतिक तंतु कहेंगे। जैसे जो पौधों से मिलेंगे, पशुओं से मिलेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, उसको बोलेंगे प्राकृतिक तंतु, जो नेचुरली हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पौधों से प्राप्त तंतु क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो प्राकृतिक तंतु समझ में आए, जो पौधे और पशुओं से प्राप्त होंगे, जो नेचुरली मिलेंगे, जो बनावटी नहीं होंगी, नेचुरल हमें पौधे और पशु से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पौधों से पौधों से आपको मिलेंगे, जैसे कपास हो गया और जूट हो गया, ठीक है। कपास और जूट हो गया जो आपको पौधों से प्राप्त होगा। कपास की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास आपको याद रखना है। कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं, मतलब कपास के पौधे होते हैं और कपास उन्हीं से प्राप्त होता है। और आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में होता है। कपास के पौधों के फल को बॉल कहते हैं। वाइट वाइट होता है ना, ऐसे वाइट कलर का ऊपर लगा हुआ होता है। बॉल में कपास के रेशे होते हैं। बॉल में क्या होते हैं, कपास के रेशे होते हैं। और गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कपास कहेंगे। कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास के पौधे फल को बॉल कहते हैं। बॉल में कपास के रेशे होते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। अब बात करें कपास से वस्त्र बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कपास से वस्त्र बनने की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहली प्रोसेस होती है आपकी चुनाई करना, यानी जिनिंग। कपास के रेशे से बीज अलग करने की प्रक्रिया पहले हाथ से, अब मशीनों से इसका इस्तेमाल होता था, ओके। उसके बाद दूसरा है आपका कटाई, स्पिनिंग। कपास के रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया। उपकरण की बात करें, टकली का इस्तेमाल, चरखा, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो चुनाई सबसे पहले प्रोसेस, कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले चुनाई होती थी। कपास के रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया पहले हाथ से, अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। कटाई में कपास के रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया। उपकरण की बात करें, कौन से उपकरण का इस्तेमाल, तकली, चरखा, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता था। फिर अगली प्रोसेस आपकी वीविंग कहलाती है, बुनाई, ठीक है। पहली प्रोसेस चुनाई, कटाई और फिर वीविंग यानी बुनाई। बुनाई में क्या होता था, बुनाई में सूत से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते थे। इसमें करघे यानी लूम पर की जाती है, एक करघा होता था उस पर इसका इस्तेमाल होता था। बुनाई के 2 प्रकार होते, एक हाथ करघा और दूसरा पावर लूम, ठीक है। हैंडलूम और पावर लूम ये दोनों जो है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब जूट की बात करें, जूट के पौधों से जूट जो है किससे प्राप्त होता है, जूट जो है पौधों से प्राप्त होता है। जूट पौधे के तनों से प्राप्त तंतु होता है, ठीक है।
वर्षा ऋतु में नदियों के किनारे उगाई जाती है जूट। जूट के पौधे होते हैं, जूट वहीं से तनों से प्राप्त होता है और वर्षा की ऋतुओं में नदियों के किनारे जो है उगाई जाती है जूट। जूट से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जूट से बनने वाली वस्तुएं आपकी बोरे हो गई, रस्सियाँ हो गई, चटाइयाँ हो गई, थैले हो गई, ये सभी जो है क्या जूट से तैयार किए जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट से मिलती है। किससे मिलती है? प्लांट से, जैसे कपास और जूट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग चलते हैं पशुओं से। तो पशुओं से दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपका ऊन हो गया और दूसरा आपका रेशम। ऊन और रेशम। तो सबसे पहले ऊन को देखते हैं। ऊन प्रोसेस जरूर याद रखिएगा आप, लास्ट वाला, इससे पहले वाला। ऊन की बात करें तो आपका हो गया भेड़, बकरी, ऊंट या खरगोश से प्राप्त ऊनी कपड़े ठंड से बचाते हैं। ठीक है, ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? रोएं काटना, धोना, रंगाई, कटाई, बुनाई, ये सब क्या है? ये सभी जो है ऊन। ठीक है, तो ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया सबसे पहले आपकी क्या हो गई? रोए काटना, जिसको सियरिंग कहेंगे। ठीक है, धोना, रंगाई, कटाई और बुनाई। तो ऊँट, ये जो ऊन है कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, ऊँट या खरगोश से प्राप्त होता है। ऊनी कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हमने वूल के बारे में जाना। अब हम लोग आगे चलते हैं और रेशम की बात करते हैं। रेशम, आपको पता है रेशम के कीड़े होते हैं और रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है आपका रेशम। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाता है और रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया, अंडा सबसे पहले प्रोसेस एक देगा, उसके बाद वो लार्वा बनता है, यानी इसको इल्ली कहेंगे। फिर थर्ड प्रोसेस होती कोया, कोकोन कहा जाता है, और फिर लास्ट में बनता है रेशम का तंतु। ठीक है, तो अंडा, फिर लार्वा बना, फिर कोया, फिर रेशम का तंतु, ये 4 प्रोसेस होती है रेशम उत्पादन में। अंडे को लार्वा में कन्वर्ट करेंगे, लार्वा से कोया बनेगा, फिर रेशम के तंतु। रेशम के प्रकार जैसे मुलबरी रेशम हो गया, फिर तसर रेशम हो गया, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तसर रेशम हो गया, एरी रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया, ये सभी रेशम है। कुछ महत्वपूर्ण तंतुओं को देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट तंतु है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइबर जो कि तंतु है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपको याद रखना है। फाइबर एक तंतु होता है, यार्न मतलब सूत होता है, फैब्रिक मतलब वस्त्र होता है, जिनिंग मतलब क्या होता है? चुनाई। ठीक है, स्पिनिंग मतलब कटाई, वीविंग मतलब बुनाई, और सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ फैक्ट को देखते हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपास यानी फल, जो बॉल होता है कपास का, उसको कपास कहा जाता है, ऊपर का जो फूल की तरह होता है वाइट वाइट। जूट कहाँ से प्राप्त होता है? तनों से प्राप्त होता है। ऊन पशुओं से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। क्रम क्या होता है रेशम बनने का? मतलब पहले आपका तंतु बनेगा, ये रेशम बनने का नहीं है, ये आपके पूरा उसका है, तंतु का, वस्त्र का। सबसे पहले तंतु से सूत बना, सूत से क्या हुआ? वस्त्र बना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 भी कवर हो जाता है पूरा। हमने इसमें पूरा का पूरा क्या देखा? पूरा हमने क्लॉथ्स के बारे में देखा। ठीक है, तंतुओं से क्लॉथ्स बनते हैं, हमने पूरा देखा। फाइबर तंतु के से लेकर के उसके प्रकारों को, प्राकृतिक तंतु और दूसरा पौधों से प्राप्त, और एक आपका नेचुरली हो गया और एक आर्टिफिशियल हो गया, जिसमें हमने कपास देखा, फिर जूट को देखा, फिर पशुओं से बनने वाले ऊन को देखा और फिर रेशम को देखा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेशन है, यानी हम लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट मैराथन में चैप्टर 1 2 3 को ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चैप्टर 1 2 3 हमारा क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी जो है यहाँ पे कवर होता है। ओके, इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना शॉर्ट नोट्स आप बार बार इसको रिवाइज करिए। अगर आप खुद से लिख रहे हैं नोट्स तो बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप बहुत मिनिमम प्राइस है आपके, चॉकलेट उतना से ज़्यादा तो आप चॉकलेट खा लेते होंगे, उतनी इसकी प्राइस है। तो आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइएगा, पर्सनली हम आपको जो है सेंड कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, तो बताइएगा आप लोग अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए होगा तो, और इसके साथ साथ ही आप उसका रिवीजन करते रहें। बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी आपके सामने होगा, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे, मैराथन सेशन पार्ट 2।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई बात नहीं, ना तो बुक पढ़ने की जरूरत ना तो कुछ, एग्जैक्टली टू द पॉइंट है। आप इसको पढ़िए, बहुत शॉर्ट वे में है, एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको ज़रूर ये भेजें जिनको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।